ये आकाशवाणी है। सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी, एक सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी। सिर्फ चले ही नहीं चलती भी रहे जिंदगी, सिर्फ चले ही नहीं प्रगति पथ पर चले जिंदगी। एक सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी। चलती रहे जिंदगी प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार सतत विकास की आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 25वीं कड़ी, संरक्षण। आओ सुनील, आओ भाई, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। सुनीता भाभी जी, आप भी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे मेधा बेटा, विवेक, तुम लोग भी। हेलो अंकल। हेलो 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 हेलो। अरे भाई, हमारा क्या है मनोज भाई साहब, हमें तो बस बेगम का हुक्म सिर माथे, कान पकड़कर जिधर चलाया जाए चल पड़ेंगे। अच्छा जी, तो मैं आपको कान पकड़ के लाई हूँ। जीजा जी, सुना था दीदी की तबीयत खराब है, तो मन नहीं माना, सोचा आज उन्हें देखाऊं। कहाँ है दीदी? वो अंदर लेटी है, जरा सा बुखार है, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं अंदर दीदी के पास जाती हूँ। हाँ ठीक। हाँ, और बताओ सुनील, क्या खास खबर है? अब खास क्या होगा मनोज भाई साहब, सब वैसे ही चल रहा है। मेरे पास एक खास खबर है। क्या है तुम्हारी खास खबर? आप लोग इतनी जल्दी जल्दी पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ा देते हैं? हाँ अंकल। विवेक बेटा, एक तो हम अकेले पेट्रोल के दाम तय नहीं कर सकते भाई, ये सब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके उत्पादन और खर्च के हिसाब से तय होते हैं। भाई, जितना खर्च ज्यादा होगा उतनी ही इसकी उपलब्धता कम होगी और इसके दाम बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल सही समझे तुम सुनील। और वैसे भी पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता तो दिन पर दिन कम होती जा रही है। अपनी संपन्नता के चलते ये विकसित देश दूसरे के हिस्से के संसाधन भी खर्च किए जा रहे हैं। और अंकल, उसी हिसाब से प्रदूषण भी सबसे ज्यादा फैला रहे हैं। हाँ मेधा, अब तक रोज प्रयोग होने वाले पेट्रोलियम उत्पादों का 10% अकेला चीन खर्च करता था। क्या? हाँ, पर जैसे जैसे चीन की आर्थिक स्थिति सुधर रही है, चीन 2-1 सालों में अमेरिका से भी ज्यादा पेट्रोलियम खर्च करने लगेगा। इसका मतलब तो ये हुआ अंकल कि करीब करीब आधे में चीन और अमेरिका और बाकी में सारी दुनिया। हाँ भाई, और कुछ बेचारे बूंद बूंद को तरसें। ये तो बहुत गलत है। सुनील, सऊदी अरब, रूस, अमेरिका, ये कुछ सबसे बड़े तेल उत्पादक देश हैं, पर सबसे ज्यादा तेल का निर्यात करते हैं सऊदी अरब, रूस और नॉर्वे। अमेरिका और मैक्सिको अपने यहाँ का तेल तो खर्च कर ही लेते हैं, बाकी कुछ तेल आयात भी करते हैं। और भारत में? विवेक भाई, अब तक ज्ञात सूत्रों के अनुसार भारत के पास करीब 6 बिलियन बैरल यानी 950 बिलियन लीटर तेल के भंडार हैं। 950 मनोज भाई साहब, बिलियन। शायद चीन के बाद ये सबसे बड़े तेल के भंडार हैं, है ना? हाँ सुनील, इनमें से अधिकांश मुंबई के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में स्थित हैं। फिर भी हमें बहुत सारा पेट्रोलियम आयात करना पड़ता है ना मनोज अंकल? हाँ मेधा बेटे, वही अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी आउटलुक ने सन 2013 के सर्वे में काफी खतरनाक संकेत दिए थे कि जितना तेल दुनिया के भंडारों में है, वो आज के खर्च की दर से तो 25 सालों में खत्म हो जाएगा। अच्छा? हाँ बेटा, दुनिया में पेट्रोल के उत्पादन की दर हर साल 4 से 6% की दर से घटती जा रही है, जबकि उसकी मांग पिछले 5 सालों में करीब 2 गुनी हो गई है। अच्छा मनोज अंकल, तो आगे क्या होगा? आगे क्या होगा भाई, पहले तो तेल के दाम बढ़ेंगे, इसमें विकसित और संपन्न देश तो तेल खरीदने की स्थिति में होंगे, जबकि विकासशील देश जैसे कि भारत, हमारा हाल बुरा होगा। ओह माय गॉड। हाँ मनोज भाई साहब, एक वक्त आ सकता है कि तेल के लिए चीना झपटी हो, युद्ध हो और वैश्विक सामंजस्य बिखर जाए। पर ऊर्जा के अन्य स्रोतों की खोज तो जारी है। हाँ मेधा बेटा, बिल्कुल जारी है, पर मुझे तो शक है कि ये स्रोत धीरे धीरे पेट्रोलियम का विकल्प बन पाएंगे। क्यों मनोज अंकल? बताता हूं बेटा। देखो,
पहले परिवहन को ले। हम बस, कार, रेल, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज में पेट्रोलियम का प्रयोग करते हैं। हाँ, जी बिल्कुल करते हैं। और हमारे पास विकल्प क्या है? नाभिकीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। जी तो भाई अब तुम ही बताओ कि क्या आज हम इस योग्य हैं कि इनमें से किसी प्रकार की ऊर्जा व्यवहारिक रूप में अपनी कार, बस या बाइक में प्रयोग कर सकें? देखो मनोज साहब, दूसरे पेट्रोलियम पदार्थ प्लास्टिक के निर्माण में भी तो प्रयोग किए जाते हैं, उसका क्या होगा? हाँ, तुमने सही कहा सुनील। प्लास्टिक निर्माण का भी हमारे पास पेट्रोलियम के अतिरिक्त कोई व्यवहारिक विकल्प नहीं है। और अंकल ये बायो ईंधन? अरे बेटा, कहाँ, ये भी तो अभी प्रायोगिक अवस्था में ही है। बस अगर कोई उपाय है तो ये कि जितना भी है उसे समझदारी से खर्च किया जाए। लो जी, अभी तक इनकी बहस चल रही है। ये भी ना जहां बैठते हैं बस पढ़ाने लग जाते हैं। मैं कहती हूँ कि अपनी ये पढ़ाई कॉलेज तक ही रखा करो ना। अरे नहीं 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 सुनीता भाई, आज तो आपको अपना ये इल्जाम वापस लेना पड़ेगा। बिल्कुल मम्मी। भाई एक तो यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही और दूसरे बता, मैं नहीं रहा, ये मनोज भाई साहब बता रहे हैं ये। रमा, अरे आओ 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 भाई आओ। अरे ये क्या, मैंने सुना भाभी बीमार है। अरे अरे आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे रमा, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा बुखार है, ठीक हो जाएगी। वो क्या हुआ ना कि ये सुनील और ये बच्चे भी आ गए तो बस। बैठो ना, बैठो बैठो। अरे जानती आंटी, हमारी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा हो रही है। अच्छा, किस विषय पर, मैं भी तो सुनूं। विषय ये है कि जल्दी ही पेट्रोल के भंडार खत्म होने वाले हैं। बस हम लोग उसी पर चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, क्या सच में मनोज भैया? हाँ रमा, देखो एक न एक दिन तो ऐसा होगा ही, क्योंकि पेट्रोल के भंडार तो जितने हैं उतने ही रहेंगे ना। ओह अच्छा, मतलब हमारी रसोई पर भी संकट मंडरा रहा है। अरे हाँ रमा भाई, रसोई में आप लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस जलाते हैं। वो पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के समय ही तो बनती है। जब पेट्रोलियम समाप्त होगा तो भाई रसोई गैस कहाँ बची रहेगी? हे भगवान। हाँ सुनील, बिल्कुल सही कहा तुमने। आज हमारे देश में करीब 19 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी का प्रयोग होता है, जिसका 45% के आसपास हमें आयात करना पड़ता है। पर अंकल, अभी हाल ही में कई स्थानों पर गैस के विशाल भंडार मिले हैं। पर वो तो नेचुरल गैस है ना मनोज अंकल? अरे तो क्या उस गैस और रसोई गैस में अंतर होता है? ओहो बुद्धू, तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम। रुको 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 मेधा, मैं बताता हूँ विवेक। देखो, रसोई गैस जिसे हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या एलपीजी कहते हैं ना, ये क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस के भंडारों में ही पाई जाती है। हाँ, या फिर इसे क्रूड ऑयल के शुद्धिकरण के समय या फिर नेचुरल गैस से बनाया जाता है। तो नेचुरल गैस अलग चीज है? हाँ विवेक, रसोई गैस या एलपीजी मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती हैं। अच्छा। जब नेचुरल गैस में मीथेन और इथेन प्रमुखता से पाई जाती हैं। समझ में आई? हाँ ये बात है भाई। नेचुरल गैस को हम उद्योगों में, बड़ी भट्टियों, सेंट्रल हीटिंग आदि में प्रयोग करते हैं। और अब तो इसे वाहनों में पेट्रोलियम के स्थान पर भी प्रयोग करने लगे हैं। क्या वही सीएनजी? हाँ विवेक, वही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी को इधर बहुतायत से वाहनों में प्रयोग किया जाने लगा है। हाँ भाई, क्योंकि इससे प्रदूषण काफी कम होता है। अच्छा। हाँ देखो, सन 2015 में हुए एक सर्वे के अनुसार दुनिया भर में करीब 23 मिलियन वाहन सीएनजी से चलते हैं। चीन सीएनजी वाहनों के प्रयोग में पहले नंबर पर है। अच्छा अंकल। और हम हाँ भाई, हम सीएनजी वाहनों के प्रयोग में 5वें नंबर पर हैं। इसका मतलब तो ये हुआ मनोज अंकल कि खतरा तो नेचुरल गैस पर भी मंडरा रहा है। बिल्कुल। 31 मार्च 2016 के आंकड़ों के हिसाब से दुनिया भर में करीब 188 मिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस के भंडार हैं। इतने ज्यादा? इनमें से आधे से करीब ईरान, रूस और कतर के पास हैं। इतने ज्यादा? इतने ज्यादा नहीं है विवेक, इतने ज्यादा नहीं है भाई। अगर हम आज के प्रयोग के हिसाब से जोड़ लें तो ये भंडार 80 से 100 सालों में समाप्त हो जाएंगे। ओह हाँ माय जी। गॉड। और इनकी खपत तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। हाँ सुनील, तब तो ये भंडार 50 साल भी नहीं चल पाएंगे। और भारत के पास मनोज अंकल? मार्च 2016 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत के पास करीब 4232 बिलियन घन मीटर गैस के भंडार हैं।
जो आज के खर्च के हिसाब से 50 साल चल पाए तो बहुत है। यानी अंकल 50 साल बाद धरती पर नेचुरल गैस नहीं रहेगी? हाँ भाई, यदि भविष्य में हमें पृथ्वी में नेचुरल गैस के अन्य भंडार नहीं मिलते हैं तो। यानी 50 साल बाद ये सीएनजी वाहन नहीं चल पाएंगे? शायद। मनोज भैया, आप तो हम सबको डरा रहे हो। डरा नहीं रहा हूँ रमा, डरा नहीं रहा हूँ भाई, हकीकत बयान कर रहा हूँ। आप अपनी रसोई गैस एलपीजी को ही लो। मेरी ही क्यों? अच्छा, मतलब हम सबकी भाई, हम हाँ, सबकी। ये कहो ना। देखो, भारत प्रतिवर्ष करीब 10.5 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन करता है, जबकि हम प्रतिवर्ष 18.5 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी की खपत करते हैं। हाँ, और ये अतिरिक्त 8 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी हमें बाहर से आयात ही तो करनी पड़ती है। बिल्कुल। कोई बात नहीं, अगर रसोई गैस नहीं मिलेगी तो मैं तो फिर से कोयले की अंगीठी जलाने लगूंगी। अरे कोयला ही कौन सा हमेशा बना रहने वाला है? तेल और प्राकृतिक गैस की तरह कोयला भी तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मेधा जी? भाई, सन 2015 के आंकड़ों के अनुसार आज दुनिया में करीब 891 बिलियन टन कोयले के भंडार हैं। 891 मिलियन? जबकि विश्व में हर साल करीब 7,925 मिलियन टन कोयले का खनन होता है। मतलब इस तरह से तो ये कोयला करीब 113 साल तक ही चल पाएगा। विवेक, 113 साल तक तब चलेगा ना जब इसके खनन की दरें यही रहें। ऊर्जा उत्पादन में तो कोयले का हिस्सा 40% तक है। क्यों मनोज भाई साहब? हाँ सुनील, सारी दुनिया में सन 2015 में करीब 41% ऊर्जा कोयले का प्रयोग करके पैदा की गई। और भारत में? भारत के कोयले के भंडारों में करीब 60 मिलियन टन कोयले होने का अनुमान है, पर कोयले के खनन के मामले में भारत काफी आगे है। अच्छा, दैट्स गुड। हाँ, कोयले खनन के मामले में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है ना भाई साहब? हाँ सुनील, बिल्कुल। भारत में 2015 में कोयले का खनन करीब 668 मिलियन टन था। भाई, इस हिसाब से भारत में कोयले के भंडार कितने साल चल पाएंगे विवेक? बोलो अंकल, ये तो करीब 90 साल से पहले ही चुक जाएगा। विश्व में जहां कोयले का उत्पादन कम किया जा रहा है ना, वहीं भारत में इसका उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। सन 2016 में तो पिछली साल के मुकाबले 50% अधिक कोयले का खनन हुआ है। मतलब यही हाल रहा तो भारत में कोयला 90 साल से काफी पहले ही खत्म हो जाएगा। ठीक कहा रमा तुमने। भारत की गांव-गांव में बिजली पहुंचाने की नीति से हर साल कोयले की जरूरत बढ़ती जाएगी। तो भाई, अनुमान ये है कि सन 2060 के बाद कोयले के भंडार इतने कम हो जाएंगे कि सारे प्रयासों के बाद कोयले के खनन की मात्रा गिरती चली जाएगी। मतलब रसोई गैस खत्म हो जाएगी, कोयला खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या एक बार फिर से कंडे उपलों पर खाना बनाने की नौबत आ जाएगी? अरे नहीं रमा, ऐसी बात नहीं है भाई। तो देखो, तब तक निश्चय ही हम ऊर्जा के नए स्रोत तो ढूंढ ही निकालेंगे ना। अच्छा। हाँ, पर तब तक हमारे पास ऊर्जा के जो स्रोत हैं उन्हें हमें किफायत से और समझदारी के साथ प्रयोग करना होगा। नहीं तो रमा आंटी, हम आदिम युग में लौट जाएंगे और हमें बिना पका भोजन ही खाना पड़ेगा। पापा, कितनी देर में हम अरोड़ा अंकल के घर पहुंच जाएंगे? भाई, मेरे हिसाब से कुछ ही मिनटों में। पापा, अरोड़ा अंकल ने जीप भिजवा दी, वरना हमें पलिया से यहाँ दुधवा तक आने में कितनी परेशानी होती है ना। अरे नहीं, पलिया से दुधवा पर बहुत सारी प्राइवेट बसें चलती हैं। अच्छा। आ गए, लगता है आ गए। लो, आ गया। हेलो अंकल। हेलो बेटा। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। आओ सुनील, आओ, वेलकम। दुधवा नेशनल पार्क में तुम लोगों का स्वागत है। थैंक यू अंकल। आइए भाभी जी, इधर से आइए। हाँ जी। अंकल, हाँ, आप यहीं रहते हैं? बस यही समझ लो, मेरा ज्यादातर समय तो यहीं गुजरता है। अब वैसे सफर में तुम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई?
नहीं। अरोड़ा अंकल, हाँ जंगल के माहौल में कितना अच्छा लगता है ना। विवेक, जंगल सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए ही नहीं है, ये तो हमारे जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ मेधा, इनसे हमारा जीवन चक्र चलता है। ये हमारी उपजाऊ मिट्टी को बहने से रोकते हैं। इनसे ही हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। बिल्कुल अंकल, मैं तो लॉन्ग ब्रेथ कर रही हूँ यहाँ जब से और आई हूँ। ऑक्सीजन के बिना तो हम 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते हैं। हाँ विवेक, पृथ्वी के 1/4 से अधिक भाग में यानी 39 मिलियन वर्ग किलोमीटर में ये जंगल फैले हैं। अच्छा, भाई, पृथ्वी पर जीवन का सामान्य संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के 30% से अधिक भाग में वन होने चाहिए। क्यों अरोड़ा? बिल्कुल सुनील, पृथ्वी पर मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, स्वीडन, गायना जैसे देश भी हैं जिनका 3/4 भाग वनों से ढका है। गैबोन में वनों का प्रतिशत तो 85% तक है। यानी कि उसके कुछ क्षेत्रफल का 85% भाग वनों से ढका है। ये तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा होगा ना अंकल? हाँ मेधा, पर इसके विपरीत माल्टा, बहरीन, लीबिया, अरब जैसे देश भी हैं जिनका वन क्षेत्र उनके कुल क्षेत्रफल के आधे प्रतिशत भर का भी नहीं है। भाई अरोड़ा, सुना है कतर के पास तो जंगल है ही नहीं। ठीक ही सुना है सुनील, पर एक योजना के तहत कतर में करीब 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक कृत्रिम वन तैयार किया जा रहा है। अच्छा। और यहाँ 28 प्रजातियों के करीब 95,000 पौधे लगाए जाएंगे जो यहाँ की शुष्क जलवायु को संवारने का काम करेंगे। कमाल की बात है। एक और कतर के लोग हैं जो विषम जलवायु में भी जंगलों की स्थापना कर रहे हैं, और दूसरी ओर हमारे जैसे देश हैं जो अंधाधुंध कटाई करके जंगलों का सफाया कर रहे हैं। हाँ मेधा, मानव ने सन 1990 से 2015 के बीच इन 15 सालों में 10% जंगलों का सफाया कर दिया है। भाई, सुना है कि कटाई की इस गति के हिसाब से तो अगले 100 वर्षों में प्रसिद्ध वर्षा वनों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा सुनील, भारत का हाल भी तो बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों अंकल? अरे बेटा, सन 2012 के सर्वे के अनुसार भारत में वन क्षेत्र करीब 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो हमारे कुल क्षेत्रफल का 1/4 ही है। भाई, हमारे देश में भी जहां अरुणाचल प्रदेश में 80% और अंडमान निकोबार में 87% तक वन क्षेत्र हैं, वहीं राजस्थान में ये वन क्षेत्र मात्र 5% तक ही है। पर अरोड़ा अंकल, राजस्थान की जलवायु भी तो वनों के लिए अनुकूल नहीं है। हाँ मेधा, पर इसके साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य भी हैं जहाँ की जलवायु वनों के अनुकूल है, पर वहाँ वन क्षेत्र कुल 3.5 से 5% तक ही है। ये तो बड़ी खराब स्थिति है अरोड़ा अंकल। हाँ विवेक, सबसे बुरा हाल तो पंजाब का है, जहाँ की भूमि उपजाऊ है पर वहाँ वन भूमि सिर्फ 3% ही है। जानते हो क्यों? अपने लालच में वनों की अंधाधुंध कटाई। और क्या अंकल? भाई, वैसे भी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे खेती योग्य जमीन की आवश्यकता बढ़ती है। बिल्कुल, इसके लिए जंगल साफ किए जाते हैं। और रहने के लिए जब बस्तियां बसाई जाती हैं, उसके लिए भी तो जंगल साफ किए जाते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 15 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र का सफाया हो जाता है। शायद इसी कारण वातावरण में इतनी गर्मी बढ़ रही है, वर्षा का स्तर घट रहा है, जंगली पशु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। हाँ, और एक अनुमान के मुताबिक विश्व में पाए जाने वाले जंगली जंतुओं की 10 लाख से अधिक प्रजातियों से करीब 75,000 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। भाई, भारत में पक्षियों की करीब 1200 प्रजातियां पाई जाती हैं। बिल्कुल सही कहा सुनील। सन 2014 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार सारी दुनिया में सन 1970 से सन 2014 तक के 44 सालों में जंगली प्रजातियों में 52% से ज्यादा की कमी आई है। मतलब तब के मुकाबले जंगली जीव जंतु आधे रह गए हैं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन के अनुसार भारत में जंगली जीव जंतुओं की 172 प्रजातियां तो विलुप्त होने के कगार पर हैं। अंकल, इनमें से कुछ को तो मैं भी जानती हूँ, जैसे कि एशियन हाथी, भारतीय गैंडा, बाघ, बंगाल टाइगर। इसके अलावा मैंने सुना है कि कुछ पौधों और वनस्पतियों की प्रजातियां भी विलुप्त होने के कगार पर हैं। बिल्कुल ठीक सुना है भाभी जी आपने। इसे रोकने के लिए प्रयास जारी हैं। इसके लिए 120 से ज्यादा के राष्ट्रीय उद्यानों, 18 बायो रिजर्व
और 537 अभय अरण्यों की स्थापना की जा चुकी है। अरोड़ा अंकल, आज सिर्फ थ्योरी का ही कार्यक्रम है या फिर प्रैक्टिकल भी होगा? क्या मतलब विवेक? अंकल, विवेक का मतलब है कि क्या हम जंगल की सैर को नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं। बस हल्का फुल्का नाश्ता करके फ्रेश हो जाइए आप लोग, फिर चलते हैं जंगल की सैर पर। हाँ? चलिए जल्दी खा लेते हैं, फिर चलते हैं। विवेक, जल्दी अंदर आजा, ट्रेन चलने वाली है, जल्दी आ। अरे आ रहा हूँ। हर स्टेशन पर उतर कर बीच में खड़ा हो जाता है, बुद्धू कहीं का। छूट जाएगा तो? अरे ऐसे कैसे छूट जाऊंगा? पापा, कितनी देर में लखनऊ पहुंचेंगे? मेधा दीदी को तो बस बैठे रहने की आदत है, मैं तो ऊब गया। एक्सक्यूज मी, इस सीट पर कोई बैठा है क्या? नहीं, कोई नहीं, आप बैठिए ना। थैंक यू, थोड़ी देर की बात है, लखनऊ तक ही जाना है। हम भी लखनऊ तक ही जा रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप लखनऊ में ही रहते हैं? जी, वहीं यूनिवर्सिटी में भूगोल का प्रोफेसर हूँ, राजेश शर्मा। और ये है मेरा बेटा कपिल। जी अंकल, नमस्ते। नमस्ते बेटा। और मैं सुनील, ये मेधा, ये विवेक, और ये मेरी पत्नी सुनीता। हेलो अंकल। राजेश अंकल, आप क्या यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाते हैं? हाँ बेटे। राजेश जी, एक जमाना था कि रेलगाड़ी से सफर करते समय मीलों तक खेत ही खेत नजर आते थे। अब तो बस बीच बीच में कितनी बस्तियां बस गई। जी, बीच के वे लहलहाते खेत कहाँ गायब हो गए? अंकल, हमारी बढ़ती आबादी में समा गए। ठीक कहा मेधा बिटिया, हमारा भारत करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है जी, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का करीब 2% है। जी और इस 2% में दुनिया की 18% व्यक्ति और 15% घरेलू जानवर रहते हैं। जब इतने रहने वाले हो गए पापा, तो रहने के लिए जगह भी ज्यादा चाहिए। तब तो खेती के लिए जमीन भी कम रह जाएगी। हाँ विवेक, सन 1961 में जहां दुनिया में 1 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन से 3 व्यक्तियों का निर्वाह होता था, वहीं अब 1 हेक्टेयर भूमि पर 5 व्यक्ति निर्भर रहने लगे हैं। और हमारे देश का हाल राजेश अंकल? भारत का हाल तो काफी बुरा होता जा रहा है। सन 2000 में जहां भारत में कुल भूमि के 54% भाग पर फसलें उगाई जाती थी, आबादी और शहरीकरण के बढ़ने के कारण अब सिर्फ 47% भाग पर ही खेती की जाती है। यानी कि बढ़ती आबादी हमारे देश की 7% खेती योग्य भूमि खा गई। हाँ बेटा, जबकि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है, उस हिसाब से अन्न की आवश्यकता भी बढ़ी है। इस हिसाब से तो खेती योग्य भूमि कम होने के स्थान पर बढ़ाने की आवश्यकता थी। पर हुआ उल्टा है कपिल बेटा। सन 1961 में जहां भारत में 3 लोगों के बीच 1 हेक्टेयर भूमि हुआ करती थी, वहीं आज 8 लोगों के बीच 1 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि है। भाई, मैं तो कहता हूँ कि आने वाले समय में खाने के दानों के भी लाले पड़ने वाले हैं राजेश जी। इस तरह से हम एक पूर्व नियोजित भुखमरी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। खाने से ज्यादा बुरा हाल तो पीने का है, मेरा मतलब पीने के पानी का। हाँ सुनील जी, दुनिया में जितना पानी उपलब्ध है उसकी मात्र 2.5% मात्रा ही पीने योग्य है, और इस फ्रेश वाटर की 70% मात्रा हमेशा बर्फ के रूप में जमी रहती है। यानी फ्रेश पानी की 30% मात्रा ही पीने के लिए उपलब्ध है। इसका मतलब कुल उपलब्ध पानी की 1% से भी कम मात्रा ही पीने लायक है। ऐसा ही है राजेश अंकल? अरे कहाँ, कुल जल की मात्र 3/4 यानी कि 0.75% मात्रा ही पीने योग्य है, पर इसका 70% तो खेती की सिंचाई में खप जाता है, 20% उद्योग धंधों में, इसकी केवल 10% मात्रा ही मानवों के पीने के काम में आती है। राजेश अंकल, पानी की इतनी कम मात्रा ही पीने के लिए उपलब्ध है हमारे पास? हाँ विवेक, हालात इतने खराब हैं कि सन 2025 तक दुनिया के करीब 1 अरब 80 करोड़ लोगों के पास पीने के लिए किसी तरह का पानी नहीं होगा। तब क्या अंकल हम कुछ भी नहीं कर सकते? क्या हम बस ऐसे प्यासे ही मर जाएंगे? नहीं, हम पानी को किफायत से प्रयोग कर सकते हैं, पानी की बचत कर सकते हैं, उसे बर्बाद होने से रोक सकते हैं। पापा, ये विवेक तो हर बार बाथरूम में नल खुला छोड़कर ही आता है। अरे और मेधा दीदी,
तुम जो घंटे घंटे भर तक नहाती रहती हो उसका क्या? मैं कभी नहीं करती ये अच्छा, सब। हाँ, तू ही करता सब है पता है पानी मुझे। में। दोनों ही गलत है जानती नहीं विवेक। जल की बर्बादी चाहे जिस तरह से हो रही हो, उसे रोका जाना चाहिए। जी अंकल। भाई बारिश के पानी को तो हम सब इकट्ठा कर सकते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, इसे अन्य उपयोगों के लिए भी इकट्ठा किया जा सकता है। आबादी के आसपास पानी को रोकने से भूमि में जल स्तर बढ़ेगा, जिससे पीने और प्रयोग करने के लिए और पानी उपलब्ध होता है। जमीन के अंदर से तो हमें अपने रोजमर्रा के प्रयोग के लिए और भी बहुत सी चीजें मिलती हैं, जैसे धातुएं, कोयला और बहुत सारे खनिज। विवेक, तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्रति व्यक्ति रोज औसतन 16 किलो खनिज पृथ्वी से निकाले जाते हैं। यानी कि हर व्यक्ति प्रतिदिन करीब 16 किलो खनिजों का प्रयोग करता है। सुनील जी, विकसित देशों में हर व्यक्ति हर रोज करीब 57 किलो खनिजों का प्रयोग करता है। और खनिज तो समय के साथ बढ़ने वाले हैं नहीं। ज्यादा खनन करेंगे तो एक दिन ये सब खत्म हो जाएंगे। मतलब कि अगर हम इसी गति से इनका खनन करते रहे तो 22वीं शताब्दी में हमारे पास न कोयला होगा न पेट्रोल। हाँ भाई, हमारे पूर्वजों ने हमें कैसी दुनिया सौंपी थी और हम अपनी अगली पीढ़ी को कितनी खराब दुनिया सौंपने जा रहे हैं, है ना? ठीक कह रहे हैं सुनील जी। वास्तव में ये प्राकृतिक संसाधन तो हमारे पास हमारी आने वाली पीढ़ी की अमानत है। हालांकि हमारे पास इनका उपयोग करने के अलावा कोई चारा नहीं है, पर हमें इनका इस्तेमाल किफायत और समझदारी से करना चाहिए। हाँ। पापा लखनऊ आ गया। अरे राजेश जी, आपके साथ सफर कब कट गया पता ही नहीं चला। अच्छा, ये रहा मेरा कार्ड, कभी आइएगा हमारे घर। जरूर हाँ जरूर। अंकल, जरूर आइएगा हमारे घर। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू अंकल। ओके बेटे, बाय। बाय अंकल। चलती रहे जिंदगी। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 25वीं कड़ी सुन रहे थे। संरक्षण, समन्वय दिलीप झा, डॉक्टर चंदन मोहन और डॉक्टर बीके त्यागी का, आलेख डॉक्टर अरविंद दुबे, निर्देशन काजल सूरी और प्रस्तुति सहयोग नेहा टक। कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: सुरेंद्र सागर, सरला मेहता, कमल साथी, सविता शर्मा, राहुल दक्ष, अंजू बिस्वास, उमेश दीक्षित, राजेश बख्शी और आशुतोष शुक्ला। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, 2012 सर्वे के अनुसार भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत भूभाग में है? और दूसरा प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में है? और आप हमारा पता नोट कर लें। विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का जवाबों के साथ। अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय, यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना न भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं। प्रकृति के संसाधनों का ध्यान हमेशा रहे, ये ना हो कि पीढ़ियों के पास कुछ नहीं बचे।